अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में 11th क्लास के स्टूडेंट हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 को करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट आइए, यहाँ पर हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, सीकेंट है, कोसिकेंट है और कोटेंजेंट है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आज हम स्टूडेंट यहाँ पर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं जरा देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैं साइन थीटा लेता हूं, एक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट दो तीन चीजें हैं, एक है y और एक है थीटा और तीसरी चीज है साइन थीटा। स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो थीटा की वैल्यूज होंगी इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ साइन। जो थीटा की वैल्यूज हम चूज करेंगे वो क्या कहलाती है? डोमेन ऑफ साइन कहलाती है। दूसरी चीज स्टूडेंट यहाँ पर y है, जो जब हम थीटा की कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थीटा 90 डिग्री लेता हूं या इसको रेडियन में π/2 लेता हूं, तो जो y इज इक्वल टू आएगा साइन 90 डिग्री या इसको रेडियन में आप साइन π/2 कहेंगे, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा? y इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री साइन π/2 1 होता है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट, अगर हम जो डोमेन ले रहे हैं 90 डिग्री, ये आपके पास डोमेन है, जो थीटा की वैल्यू आप ले रहे हैं 90 डिग्री या π/2, ये डोमेन है। इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ रही है y इज इक्वल टू 1, ये क्या होगी स्टूडेंट? रेंज कहलाएगी। ठीक है ना? तो इस मींस के जो डोमेन हम ले रहे हैं स्टूडेंट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी उसको चूज करने के लिए, थीटा की वैल्यू चूज करने में हम आजाद हैं। कोई हमारे पास, हमारे ऊपर बाउंडिंग नहीं है कि हम थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन जो आपके पास y की वैल्यू आ रही है वो डिपेंड कर रही है कि आपने थीटा की वैल्यू क्या ली है। तो इसलिए हम थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो उनको हम कहते हैं रेंज, डोमेन कहते हैं, और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज होती है स्टूडेंट वो रेंज ऑफ साइन कहलाएंगी। तो हमने यहाँ पे चेक करना है आज। इसी तरीके से स्टूडेंट cos थीटा की डोमेन और रेंज चेक करेंगे, यानी cos थीटा में थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी? डोमेन कहलाएंगी, और जो उसके करस्पॉन्डिंग cos थीटा की वैल्यू आएगी, यानी y इज इक्वल टू cos थीटा रखें तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि इनकी डोमेन और रेंज कैसे ले। लेट्स सपोज इससे पहले कुछ आप डेफिनेशन दें या कोई आप कंसीडर करें। लेट में एक यूनिट सपोज लेता हूं, लेट यूनिट सर्कल, एक यूनिट सर्कल हम लेते हैं। स्टूडेंट, यूनिट सर्कल उसको कहते हैं जिसका रेडियस 1 होगा ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना? एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। ठीक है? एन एक्स वाई प्लेन with a center at origin of xy plane। यानी हमने एक यूनिट सर्कल लिया। उस यूनिट सर्कल को कैसे लिया कि उस यूनिट सर्कल का जो सेंटर बनता है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन पर बने। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है स्टूडेंट? वाई एक्सिस है। मैं ये एक सर्कल लेता हूं, ठीक है ना? ये सर्कल, इस सर्कल का सेंटर लेट्स सपोज ये जो एक्स वाई प्लेन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन पे है। अब हमने यूनिट सर्कल लिया है तो यूनिट सर्कल मींस कि उसका रेडियस क्या है स्टूडेंट? 1 है। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस ले लूं, ओ से लेकर इस पॉइंट को फर्ज करें मैं ए का नाम दे दूं, तो ओ से ए तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट ये रेडियस के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है किसी भी सर्कल के अंदर वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। इट मींस ओ ए इज रेडियस। अगर मैं स्टूडेंट इस पॉइंट को ए का नाम दे दूं और इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करूं, तो हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा y 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 0। ठीक है ना स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस, ये आपके पास अगर एक्स वाई प्लेन है
तो इट मींस स्टूडेंट जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम जीरो का नाम देते हैं। एक्स राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है। इसी तरह वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है और इस ओरिजिन से डाउनवर्ड क्या होता है, -1 -2 नेगेटिव होता है। हम जब भी किसी एक्स वाई प्लेन का यूज क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम एक्स वाई प्लेन की मदद से उस पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये पॉइंट P है, इसकी पोजीशन क्या है इस प्लेन के ऊपर एक्स वाई प्लेन में, तो आपने देखना होगा कि ये पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस के किस नंबर के सामने है, यानी अपोजिट कौन सा नंबर है इस पॉइंट के एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हम कहेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, 3 के सामने है। इसी तरीके से वाई एक्सिस के किस नंबर के सामने है, 2 के सामने है, तो हम कहेंगे इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3 हुआ, वाई कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या हुआ 2 हुआ। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आप अगर एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट डिस्टेंस चलें और वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट डिस्टेंस चलें तो आप कहां पर पहुंच जाते हैं, इस पॉइंट P पे पहुंच जाते हैं। इट मींस इधर x 3 यूनिट है, y 2 यूनिट है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 एंड 2 होंगे। तो स्टूडेंट जो पहला इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा x होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा y होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट में लेट्स सपोज इस क्वाड्रेंट में जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें इस पॉइंट P की लोकेशन को डिस्क्राइब करूं तो ये जो है ये आप एक्स एक्सिस के अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आप कितना यूनिट चल रहे हैं, -3 यूनिट चल रहे हैं और अपवर्ड आप कितना चल रहे हैं 2 यूनिट चल रहे हैं। तो इट मींस इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 और +2 होंगे, यानी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। हमने यहाँ पर स्टूडेंट इस सर्कल को एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेने की वजह ये थी कि हम जरा इसके जो ये पॉइंट जो है ये A है फर्ज करें, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ठीक है ना। जो सर्कल जहां पर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उनको हमने A B C D का नाम दिया। इन पॉइंट्स के हम जरा कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ O से लेकर A तक हमने यूनिट सर्कल लिया, इट मींस अगर ये डिस्टेंस 1 के इक्वल है यानी रेडियस 1 है तो फिर इस A का x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी यहाँ पर x 1 है, y क्या है स्टूडेंट 0 है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर इस b के आप कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है b, तो y एक्सिस पे x 0 होता है, y कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे देखें ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से लेकर ये जो बाउंड्री तक ये वाला डिस्टेंस होता है ये रेडियस कहलाता है। अगर रेडियस 1 है तो ये इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं अगर यहां पर c के कोऑर्डिनेट्स रखूं तो ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इट मींस ये -1 है तो इसका c कोऑर्डिनेट जो होगा वो -1 के इक्वल होगा, c का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो -1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट d जो है इस सेंटर से डाउनवर्ड है, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, तो इट मींस ये भी -1 है, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 होगा। अब स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो फाइंड करने से पहले, डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले जरा कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर करने हैं। मैं एक पॉइंट लेता हूं, टेक अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, टेक अ पॉइंट P, टेक अ पॉइंट P ऑन सर्कल, ठीक है ना। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेता हूं स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट P इस सर्कल के ऊपर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं सपोज करता हूं x एंड y, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो है x और y है तो इट मींस स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं इस x एक्सिस के ऊपर तो ये सेंटर से लेकर इस परपेंडिकुलर तक ये डिस्टेंस x होगा क्योंकि इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है, तो इट मींस ये वाला जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा y के इक्वल होगा।
अब स्टूडेंट आप क्या करें कि इस पॉइंट P को ज्वाइन करें किसके साथ, O के साथ। तो अब आपके पास ये जो OP, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं M का नाम देता हूं, तो OPM जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले जरा मैं यहाँ पर स्टूडेंट ये जो x है और ये जो y है इसकी वेरिएशंस चेक करता हूं कि x मिनिमम कहां पर होता है और मैक्सिमम कहां पर होता है। फर्ज करें अगर मैं इस पॉइंट P को, इस पॉइंट P की पोजीशन को जरा चेंज करता हूं, लेट्स सपोज, ठीक है ना, मैं पॉइंट P को यहां पे लेके आता हूं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना है। पॉइंट P इस पोजीशन पे लेके आता हूं, पॉइंट P अगर इस पोजीशन पे लेके आओ और यहां से मैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को लोकेट करूं एक परपेंडिकुलर ड्रा करके, तो अब x कोऑर्डिनेट पहले यहां से यहां तक था, अब यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। मींस के x कोऑर्डिनेट आपका इंक्रीज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है स्टूडेंट, पहले ये सारा y कोऑर्डिनेट था तो अब y कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला y कोऑर्डिनेट रह जाएगा, यानी ये pm जो है डिक्रीज होके आपके पास इतना सा रह जाएगा। अब अगर स्टूडेंट में इस पॉइंट P को कोइंसाइड करा दूं, बिल्कुल A के ऊपर ही ले लूं, यानी इस A के ऊपर पॉइंट P लेके आ जाऊं, तो मुझे यहां से ये जो x कोऑर्डिनेट है ये इंक्रीज होके ये सारा हो जाएगा इस सर्कल का। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम पॉइंट P लेते हैं A के ऊपर ही, तो उस वक्त x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होता है यानी 1 होता है। यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, यानी x और y जो मैक्सिमम होते हैं, x मैक्सिमम हो सकता है 1 हो सकता है, क्योंकि हमने कौन सा सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल लिया है। तो इट मींस और y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इट मींस कि जब हम पॉइंट P लेते हैं A के ऊपर, तो उस वक्त x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 0। तो स्टूडेंट याद रखें कि मैं अगर यहां पे लिखूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ रही है 1 के इक्वल आ रही है, यानी जो x मैक्सिमम हो सकता है, जो रेडियस के इक्वल हो सकता है, सर्कल के रेडियस क्या है 1 है। अब अगर मैं x की मिनिमम वैल्यू चेक करूं, तो स्टूडेंट अगर मैं इस पॉइंट P को यहां पे ले लूं, ये पॉइंट P, बेशक अगर फर्ज करें मैं पहले पॉइंट P इस पोजीशन पे लेता हूं, इस पोजीशन पे ले लूं, तो मैं इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट को x कह देता हूं, y कोऑर्डिनेट को y कह देता हूं। अब देखिए अगर इस पॉइंट P तक जाना हो आपने, तो आपने ओरिजिन से अलोंग नेगेटिव x एक्सिस चलना होगा, x एक्सिस के ऊपर। मैं लेट्स सपोज यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, तो यहां से लेकर ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर से लेकर यहां तक सेंटर तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये x होगा, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस के अलावा है इसलिए ये -x होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये स्टूडेंट y होगा, और ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलावा है तो ये -x हो जाएगा, ठीक है ना। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -x होगा और जो y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट होगा वो इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम उसको y लिखेंगे। अगर स्टूडेंट मैं इस पॉइंट P को इस C के ऊपर कोइंसाइड करा देता हूं, मैं चेक करता हूं कि इस जब पॉइंट P जो है वो C को कोइंसाइड करेगा, तो उस वक्त y मिनिमम होके 0 हो जाएगा, y कम होता जाएगा, जो x है वो मैक्सिमम हो जाएगा और रेडियस के इक्वल हो जाएगा इस सिचुएशन में। और यहाँ पे रेडियस क्या है स्टूडेंट, -1 है, तो इट मींस कि इस सूरत में पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट 0 है, क्योंकि P और C एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इट मींस दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट जो मिनिमम वैल्यू है x की वो इक्वल होगी -1 की। मिनिमम वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू आएगी -1 के। अब स्टूडेंट देखें कि जब पॉइंट P कोइंसाइड करता है A के ऊपर, ठीक है ना, तो उस वक्त x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और जब पॉइंट P कोइंसाइड कर रहा है C को, तो उस वक्त x की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही थी, -1। इसका मतलब है x की वेरिएशंस है फ्रॉम -1 to 1, यानी x वेरी कर रहा है -1 और 1 के दरमियान। x की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है और -1 से कम नहीं हो सकती है। इस चीज को हम मैथमेटिकली स्टूडेंट लिखते हैं कि x की जो वेरिएशंस है
वो क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। अब जरा स्टूडेंट y की वेरिएशन चेक करें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आपके पास ये पॉइंट P जो है वो इस पॉइंट, ये पॉइंट P जो है वो इस B को कोइंसाइड करे, पॉइंट B को, तो उस वक्त x जो होगा, P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट P y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और y एक्सिस के ऊपर हमेशा x क्या होता है, 0 होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट वो 1 होगा, x 0 होगा, y 1 होगा। अगर यही पॉइंट P जो है वो इस D को कोइंसाइड करे तो उस वक्त x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट, -1 होगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है, y -1 होता है। तो इट मींस कि जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो x है। तो हम लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 1 है। तो अब ये चीज आपने स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशियोज फाइंड करने से पहले x और y की ये वेरिएशंस को याद रखना है। मैं अब इस सर्कल को दोबारा बनाता हूं, इसी सर्कल को, लेट्स सपोज आपके पास ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है ओ, मैं एक पॉइंट लेता हूं स्टूडेंट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे 1 एंड 0, B के कोऑर्डिनेट थे 0 एंड 1, C के कोऑर्डिनेट थे -1 एंड 0, D के कोऑर्डिनेट थे आपके पास 0 एंड -1। एक पॉइंट P लेता हूं स्टूडेंट, फर्ज करें पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट है y। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, तो ये जो मैंने ये परपेंडिकुलर इस x एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को मैं m का नाम दे देता हूं। O से M तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट ये x यूनिट के इक्वल होगा, और ये जो MP है ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। और स्टूडेंट मैं नेक्स्ट मेरी ये कंस्ट्रक्शन होगी कि मैं O को P से ज्वाइन करता हूं, तो यहां पर इस एंगल को फर्ज करें आप थीटा का नाम दे दें, तो अब आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी स्टूडेंट OPM। इसमें ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये जो OP है स्टूडेंट ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल लिया था 1, क्योंकि शुरू में मैंने जो सपोज किया था लेट अ यूनिट सर्कल सपोज किया था। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। अब जरा हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरा देखते हैं स्टूडेंट। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले मैं जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा को डिस्क्राइब करता हूं। हमें पता है स्टूडेंट sin थीटा जो इक्वल होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। इसमें देखें परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज r है, तो इट मींस कि sin थीटा इक्वल होगा y ओवर r होगा। इट मींस कि y डिवाइडेड बाय r की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 1 है, तो इट मींस कि sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं इस पर साइन के फंक्शन के, एक है y, दूसरा है थीटा। आपने क्या करना है कि जो थीटा है, जो थीटा की वैल्यूज जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट डोमेन ऑफ साइन थीटा जरा देखना है कि डोमेन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, किसके इक्वल होंगे, ये जरा चेक करना है। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, हम डोमेन लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है ना। सेट ऑफ रियल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं आपके पास, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन बनाता हूं, इसको कहते हैं रियल लाइन। इस रियल लाइन के ऊपर इस पॉइंट को अगर मैं 0 कह दूं तो 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये अप टू इंफिनिटी होता है, और 0 से लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है ना। और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं, -3 के बाद -4 आएगा, सो ऑन। ये कहां तक स्टूडेंट जाते हैं, माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। हमने डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे।
हम स्टूडेंट यहाँ पे जो थीटा है, जो थीटा, दिस इज कॉल्ड डोमेन, और ये डोमेन हम चूज करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। डोमेन हम कहां से चूज करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से चूज करते हैं। वो इस तरह चूज करते हैं कि डोमेन की किसी भी वैल्यू, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से डोमेन की वैल्यूज वो लेंगे जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा हो। यानी जो साइन थीटा है वो उसकी डोमेन रियल नंबर में से वो वैल्यूज होंगी जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा हो। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होता है, इसको क्या, अगर फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर डोमेन यानी रियल नंबर की किसी वैल्यू के लिए किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में, रियल नंबर की किसी वैल्यू के लिए किसी फंक्शंस के डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूं, y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। देखिए जैसे ही मैं अगर रियल नंबर में से x, यहाँ पर y जो है वो रेंज है, x जो है वो डोमेन है। मैं अगर फर्ज करें x माइनस 1 लेता हूं तो y किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 0 आएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 0 एक अनडिफाइंड नंबर होता है। यानी 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है किसी को कोई मालूम नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए हम डोमेन में से फिर इस यानी जो ये वाला जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1, इसकी डोमेन में से माइनस 1 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, और बाकी जो रियल नंबर्स बचते हैं उन सब के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होता है। यानी उन बाकी वैल्यूज के लिए, बाकी रियल नंबर्स के लिए माइनस 1 के अलावा बाकी रियल नंबर्स के लिए इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है। जैसे अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 पुट करूं तो ये -2 प्लस 1 -1 होगा, जो कि डिफाइन होता है, आपके पास -1 होता है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने डोमेन में हमेशा याद रखें रियल नंबर से वो वैल्यूज लेनी है जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा हो, और फंक्शन डिफाइन तब होता है जब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा हो। और अगर रियल नंबर की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो हम कहते हैं कि उस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम डोमेन से रियल नंबर की वो वैल्यू क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, और उसके अलावा जितनी वैल्यूज होती है सबको डोमेन मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे साइन थीटा है हमारे पास, y इज इक्वल डोमेन ऑफ साइन थीटा हमने फाइंड करना है। अब साइन थीटा के डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, यानी जैसे नीचे इस तरह का कोई थीटा या cos थीटा या कुछ इस तरह की वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर थीटा की किसी वैल्यू के लिए भी डिनोमिनेटर में जीरो आने के चांसेस नहीं है। तो इट मींस कि हम इसकी डोमेन में ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं, यानी -∞ से +∞ तक जितने भी वैल्यूज होंगे इनके दरमियान -∞ और +∞ के दरमियान वो क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ साइन थीटा कहलाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके अलावा जो है वो रेंज फाइंड करनी है हमने कि रेंज ऑफ साइन थीटा क्या होगी। तो रेंज ऑफ साइन थीटा फाइंड करने के लिए आपने देखे कि y किसके इक्वल था, साइन थीटा था। यहाँ पे जो रेंज है वो y है स्टूडेंट, और जो डोमेन है वो थीटा है। तो ये डोमेन आपके पास आ गई, और y इज इक्वल टू साइन थीटा था। तो y की वेरिएशन हमने फाइंड की थी, तो y की वेरिएशन कहां से कहां तक थी, -1 से लेकर +1 तक थी। या तो फिर रेंज ऑफ साइन थीटा होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो y साइन थीटा आ गया है। तो इस y की जगह हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 1। इट मींस कि जो साइन थीटा की रेंज होगी वो -1 से लेकर +1 तक होगी, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि साइन थीटा डिपेंड करता है किसके ऊपर, y के ऊपर, r के ऊपर नहीं कर रहा है। r तो आपके पास 1 है, रेडियस 1 है। यानी अगर मैं इस पॉइंट P को रोटेट करूं तो आपने अभी जब मैं रोटेट कर रहा था पॉइंट P को मुख्तलिफ पोजीशंस दे रहा था तो उस वक्त आपको ये नजर आ रहा है कि जो पॉइंट P को मूव करने से, बेशक क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, तो जो चेंज होती थी वो x और y की वैल्यू चेंज होती थी, r की वैल्यू चेंज नहीं होती है। यानी मैं अगर इसको मूव करूं
तो यहाँ देखें अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो y कम होता जा रहा है, y की हाइट कम होती जा रही है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँ तो y इंक्रीज होता जा रहा है और x डिक्रीज होता जा रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है स्टूडेंट, y और x हो रहे हैं, तो r चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रेंज ऑफ साइन थीटा y के ऊपर डिपेंड करेगी। अब y इज इक्वल टू साइन थीटा था, जो y की वेरिएशन होगी वही साइन थीटा की भी वेरिएशंस होगी। इट मींस के रेंज ऑफ साइन थीटा -1 से लेकर +1 तक होगी। अब स्टूडेंट मैं जरा cos थीटा की डोमेन और रेंज देखता हूं। cos थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, cos थीटा इक्वल होता है x डिवाइडेड बाय r के, यानी ये आपके पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे देखिए ये वाले, तो इट मींस के ये x डिवाइडेड बाय r1 है तो x आ जाएगा, तो cos थीटा x के इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू cos थीटा आएगा। अब cos थीटा के भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, तो इसकी डोमेन आपके पास होगी, डोमेन ऑफ cos थीटा इक्वल हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। जो रेंज होगी स्टूडेंट, रेंज वही होगी, रेंज ऑफ cos थीटा जो होगी वो किसके इक्वल होगी, x किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है, और x की जो वेरिएशन थी वो कहां से कहां तक थी, -1 से +1 तक थी, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि x cos थीटा के इक्वल है तो इट मींस कि cos थीटा की भी वेरिएशन फ्रॉम -1 टू +1 होगी, मींस कि cos थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। अब याद रखें स्टूडेंट कि sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होती है। अगर कहीं पे ये लिखा हो कि sin थीटा इज इक्वल टू 4 तो ये गलत है, ठीक है ना। sin थीटा की वैल्यू 4 कभी भी नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और -1 से छोटी नहीं हो सकती है। हाँ, अगर sin थीटा की वैल्यू आपके पास इस तरह गिवन हो कि sin थीटा इज इक्वल टू 0.5 तो आप यकीन कर लेना, क्योंकि 0.5 इज अ नंबर बिटवीन -1 एंड 1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट जरा मैं tan थीटा की तरफ आता हूं कि tan थीटा की डोमेन और रेंज क्या होगी। और अब हमें पता है स्टूडेंट, देखें tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल होता है। अब जरा हम अगर डोमेन लें, डोमेन ऑफ tan थीटा लें, तो अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसकी डोमेन कैसे चूज करें, ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्यों सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब हमने साइन और cos की डोमेन फाइंड की थी तो उस वक्त उनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे देखें tan थीटा बाय डेफिनेशन इक्वल होता है sin थीटा और cos थीटा के, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्टूडेंट, cos थीटा आ रहा है। अब ये फंक्शन जो है वो tan थीटा जो है वो अनडिफाइंड होगा जब cos थीटा 0 होगा। हमने फिर रियल नंबर में से डोमेन के लिए रियल नंबर में से डोमेन में रियल नंबर में से वो वैल्यूज एक्सक्लूड करनी होगी जिनके लिए cos थीटा 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं cos थीटा लेता हूं, थीटा डोमेन लेता हूं, लेट्स सपोज 90 डिग्री लेता हूं या π/2 लेता हूं, ठीक है ना। ये 90 डिग्री π/2 ये रियल नंबर है, सही है स्टूडेंट। अगर मैं cos π/2 करूं तो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, या cos 90 डिग्री क्या होता है, डिग्री में अगर कहें तो cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। और मैं इसको लाके जहां पे पुट करूं tan 90 डिग्री या tan π/2 किसके इक्वल होगा, sin π/2 डिवाइडेड बाय cos π/2 होगा, और sin π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो 1 ओवर 0 क्या होता है स्टूडेंट, इंफिनिटी होता है। तो इसका मतलब है कि डोमेन में से रियल नंबर के वो वैल्यूज एक्सक्लूड करनी होगी जिनके लिए cos थीटा क्या होता है, 0 होता है। अब स्टूडेंट cos थीटा π/2 पे 0 होता है, तो इसका मतलब है डोमेन से π/2 को निकालना होगा। अब सिर्फ ये एक यूनिक वैल्यू नहीं है जिस पे cos थीटा 0 होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिन पे cos थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो आइए चेक करते हैं कि cos थीटा 0 कहां कहां हो सकता है। पहले ये चेक करते हैं स्टूडेंट, cos थीटा 0 होता है π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है, 5π/2 पे 0 होता है, 7π/2 पे 0 होता है। इसका मतलब है स्टूडेंट जो cos थीटा 0 होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। जहां पे π/2 के साथ कुछ भी नहीं है तो फर्ज करें 1 है। देखिए इन सब में
cos पाई 5 पाई बाई 2 भी 0 होता है, cos 7 पाई बाई 2 भी 0 होता है, एंड सो ऑन। इन वैल्यूज को रियल नंबर्स को हमें डोमेन से यानी थीटा से एक्सक्लूड करना होगा, निकालना होगा। तो अब कैसे इन सब पे, क्योंकि cos की वैल्यू 0 होती है, cos 0 नहीं होना चाहिए, तो हम देखते हैं इसको जनरलाइज फॉर्म में स्टूडेंट लिखते हैं। तो इन सब वैल्यूज में देखें स्टूडेंट पाई बाई 2 सब में कॉमन है, इसका मतलब है मैं पाई बाई 2 को एज इट इज लिखता हूं, और बाकी जहां पे देखें स्टूडेंट 1 है, इसके साथ 3 है, इस पाई बाई 2 के साथ 5 है, इस पाई बाई 2 के साथ 7 है, तो इसका मतलब है ये वैल्यूज कौन सी है, इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो मैं इस ऑड नंबर्स को, ये ऑड नंबर जो है ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनकी जनरलाइज फॉर्म लिखता हूं। तो याद रखें स्टूडेंट, जब भी किसी कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज n इज एनी नंबर, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इवन नंबर बन जाता है। कोई भी इंटीजर हो उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है, और इवन नंबर में 1 प्लस करें तो वो ऑड बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, x 5 है, यानी n इज इक्वल टू 5 है आपके पास। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 5 से क्या हो जाएगा 10 एक इवन नंबर है। इसी तरह अगर मैं n ले लेता हूं, फर्ज करें 9, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, तो 18 क्या है स्टूडेंट, इवन नंबर है। तो इट मींस, और 10 में फिर 1 प्लस करें, 10 प्लस 1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, ठीक है ना। 11 क्या है, ऑड नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7, इनकी जो जनरलाइज फॉर्म होगी वो होगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n इज हियर, n इज इंटीजर, z है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका मतलब है कि डोमेन में हमने ये वैल्यूज नहीं लेनी है, यानी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, इन सब की जनरलाइज फॉर्म ये होगी। हमने डोमेन में थीटा यानी हम क्या ले लेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इन वैल्यूज के ऊपर ये जो tan थीटा के डिनोमिनेटर में cos थीटा आ रहा है वो क्या हो रहेगा 0 हो जाएगा। अगर cos थीटा 0 हुआ तो tan क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम डोमेन में से थीटा में से, डोमेन क्या है थीटा है स्टूडेंट, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी ये वैल्यूज नहीं लेंगे। या हम स्टूडेंट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रियल नंबर में से r में से आपने माइनस करना है x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी उन तमाम रियल नंबर्स को माइनस करना है सेट ऑफ रियल नंबर से जो इस तरह की वैल्यूज हों, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, उन वैल्यूज को हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे तो ये डोमेन आ जाएगी किसकी, tan थीटा की आएगी। अब स्टूडेंट हम इसकी जरा रेंज देखते हैं, तो रेंज ऑफ tan थीटा क्या होगी, रेंज ऑफ tan थीटा स्टूडेंट ऑल रियल नंबर्स होगी। क्यों, क्योंकि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू, फर्ज करें मैं अगर 0.5 लेता हूं sin थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 0.1 लेता हूं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 5 के इक्वल आ जाएगी। और अगर मैं फर्ज करें sin थीटा 0 लेता हूं, cos थीटा 0.9 लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर फर्ज करें मैं cos थीटा की वैल्यू माइनस 0.5 लेता हूं, sin थीटा की वैल्यू माइनस 0.01 लेता हूं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 50 के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस 50 के इक्वल आएगा। इट मींस कि जब हम लोग डोमेन को वेरी करते जाते हैं तो रेंज में पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहे हैं, तो इट मींस कि सारे के सारे रियल नंबर्स रेंज में क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे, सॉरी इंक्लूड होंगे। तो इट मींस कि रेंज ऑफ tan थीटा क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स होगी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि cot थीटा की क्या डोमेन और रेंज होगी। तो मैं लेट्स सपोज cot थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा इक्वल होता है, cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा और sin थीटा। अब हमने स्टूडेंट
थीटा में से यानी डोमेन में से वो वैल्यूज निकालनी है, वो रियल नंबर्स को निकालना है, एक्सक्लूड करना है जिनके लिए साइन थीटा 0 हो रहा हो। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, तो हमने साइन थीटा को 0 नहीं होने देना है, यानी ये थीटा हमने इस तरह चूज करना है कि ये साइन थीटा 0 ना हो, ठीक है ना। तो फिर हम देखते हैं कि साइन थीटा 0 कब होगा, जिन जिन वैल्यूज पे, रियल नंबर की जिन जिन वैल्यूज पे साइन थीटा 0 होगा, हम उन वैल्यूज को डोमेन में से निकाल देंगे, उसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं सबको कॉट थीटा की डोमेन मान लेंगे। अब जरा स्टूडेंट देखें, साइन थीटा अगर फर्ज करें थीटा में पाई लेता हूं, तो यानी डोमेन मैंने पाई ली, तो साइन पाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, अगर फिर कॉट पाई क्या हो जाएगा, कॉट पाई इक्वल होगा कॉस पाई और साइन पाई हो जाएगा, तो साइन पाई 0 हुआ, कॉस पाई -1 हुआ, तो आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है, ये जो साइन थीटा है, ये पाई पे 0 होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं थीटा ले लूं, पाई ले लूं, इस पे भी 0 होता है साइन, 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, 5 पाई पे भी 0 होता है, 4 पाई पे भी 0 होता है, और सो ऑन। या हम इसको स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो पाई है इसको मैं पाई बाई 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूं। इसी तरीके से 2 पाई को स्टूडेंट में 4 इंटू पाई बाई 2 भी लिख सकता हूं। 3 पाई को मैं 6 इंटू पाई बाई 2 भी लिख सकता हूं। इसी तरह 4 पाई है तो इसको 8 इंटू पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट जो साइन थीटा है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। यानी यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ पे 4 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 6 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 8 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस कि साइन थीटा जो है वो 0 होता है कहां पर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ये इन सब वैल्यूज पे हम साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है स्टूडेंट हमने कॉट थीटा की डोमेन में से इन वैल्यूज को निकाल देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो अब जो वैल्यूज हमने एक्सक्लूड करनी है, इनको निकाल देना है डोमेन में से, इनकी हम जरा जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं। तो जनरलाइज फॉर्म लिखें तो यहाँ पे देखें सब पाई बाई 2 तो सब में कॉमन है, इस टर्म में भी पाई बाई 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो स्टूडेंट याद रखें कोई भी नंबर हो, जैसे 3 है, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या हो जाता है 6। जैसे 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 हो जाता है। कोई भी इंटीजर हो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। इसका मतलब है कि इस 2 को, इस 4 को, इस 6, इस 8 को, इससे अगली टर्म 10 होगी, तो उसकी जो जनरलाइज फॉर्म होगी वो 2n होगी, वेयर n इज बिलोंग्स टू z, n इंटीजर्स है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा। अब अगर आप n वेरी करते जाएं, n 1 रखेंगे तो ये पाई आ जाएगा, n 2 रखेंगे तो ये 2 पाई आएगा, n जो है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, n 3 रखेंगे तो ये 3 पाई आ जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट जो आपके पास कॉट थीटा है इसकी डोमेन इक्वल होगी, यानी डोमेन ऑफ कॉट थीटा, डोमेन ऑफ कॉट थीटा इक्वल होगी, यानी थीटा होता है डोमेन, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई होगा, यानी n पाई नहीं होना चाहिए। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर में से माइनस करना है उन रियल नंबर में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से उन रियल नंबर्स को माइनस करना है जो किसके इक्वल हो, x इज इक्वल टू n पाई की फॉर्म में हो, उनको माइनस करेंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डोमेन कहलाएंगी कॉट थीटा की। और जो रेंज होगी स्टूडेंट कॉट थीटा की वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगी जिस तरीके से टेन थीटा की थी, ऑल रियल नंबर्स ही होगी, ठीक है ना। ये तो इजी है। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा की डोमेन और रेंज क्या होगी। सेकेंट थीटा पहले ले लेते हैं। सेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 1/cos कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो डिनोमिनेटर में देखें कॉस थीटा आ रहा था, जब हमने टेन थीटा की डोमेन और रेंज फाइंड की थी तो उसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा था, कॉस थीटा आता था, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू आता था साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा।
तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सेम फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब है दोनों की डोमेन क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी। जो डोमेन होगी tan थीटा की वही डोमेन होगी secant थीटा की। तो डोमेन ऑफ secant थीटा इक्वल होगा कि यानी थीटा की वैल्यू, थीटा इज डोमेन, ये सो दिस इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, या इसको इस तरह लिख सकते थे रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी रियल नंबर में से इन नंबर को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और रेंज जो होगी स्टूडेंट वो इक्वल होगी, रेंज देखिए स्टूडेंट, secant थीटा किसके इक्वल है, secant थीटा इक्वल है 1 ओवर cos थीटा। पीछे हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है ना, तो ये 1 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए secant थीटा x हम क्या नहीं ले सकते हैं, x हम नहीं ले जो, हाँ x की जो वेरिएशंस थी वो क्या थी, x की वेरिएशंस थी वो -1 से लेकर +1 तक थी। तो x की जरा हम देख इस x को, x किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। यहाँ पे ये जरा secant थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर x के इक्वल है। और x की वेरिएशन कहां से कहां तक थी, -1 से लेकर +1 तक थी। अभी हमने पढ़ा था x किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो इसकी जगह हम cos थीटा की वेरिएशन लिखेंगे, जो cos थीटा की रेंज थी वो -1 से +1 तक थी। और cos थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, cos थीटा इक्वल होता है 1 ओवर secant थीटा के। तो मैं इस cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 ओवर secant थीटा लिख सकता हूं। 1 ओवर secant थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर मैं ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर को इंटरचेंज करता हूं, यहाँ पे जा रखें, जब भी आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे, यानी 1 ओवर secant थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे secant थीटा, तो उससे क्या होगा कि ये इनइक्वालिटीज आपकी चेंज हो जाएंगी। यानी इनइक्वालिटीज ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू थी तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी, और ये लेस देन और इक्वल टू थी तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसका मतलब है secant थीटा की जो डोमेन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और वो लेस देन और इक्वल टू -1 है। यानी secant थीटा की जो डोमेन आएगी वो कैसे आएगी, जरा ये देखें। ये आपके पास 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, इसी तरह ये 3, इस साइड पे -1 -2 -3 है। इसको मैं अगर अलग अलग करके लिखूं स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि secant थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1, ये -1 से छोटा है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू +1 है, ठीक है ना, +1 से बड़ा है। यानी जो secant थीटा की रेंज जो है वो -1 से छोटी है, ठीक है ना, यहां से नीचे है ये secant थीटा, ये -1 है, तो -1 से छोटी वैल्यूज कौन सी है, -2 है, -3 है, सो ऑन ∞ तक है। और इसी तरीके से secant थीटा की रेंज 1 से बड़ी है, ये 1 है, 1 से बड़ी वैल्यूज कहां पर होंगी, 1 से राइट साइड पर होंगी। तो ये यहां से जो राइट साइड पे जितनी वैल्यूज है ये आपके पास 1 और 1 से बड़ी है, और -1 से लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज है ये सारी वैल्यूज -1 से छोटी होती हैं। तो इस मींस जो secant थीटा की रेंज होगी स्टूडेंट, उसको अगर हम लिखें तो रेंज ऑफ secant थीटा होगी, रेंज ऑफ secant थीटा होगी, इसको मैं अगर -∞ से लेकर +1 तक होगी, तो पहले मैं -∞ टू -1 लिखता हूं, और यूनियन ये वाली जो वैल्यूज है ये मिस हो जाएंगे, यानी ये वाली वैल्यूज हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी, ये रेंज में नहीं आएंगी, ठीक है ना, secant थीटा की रेंज में नहीं आएंगी। और फिर कहां से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, अप टू कहां तक जाएंगी, +∞ तक जाएंगी। तो इसका मतलब है इस secant थीटा की जो रेंज होगी वो 1 टू इंफिनिटी होगी, यानी -∞ टू +1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। बीच में -1 और 1 के दरमियान जितने रियल नंबर्स हैं ये सारे के सारे secant थीटा की रेंज से निकल जाएंगे। अब इसी तरीके से स्टूडेंट मैं कोसेकेंट थीटा की रेंज और डोमेन फाइंड करता हूं, तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर sin थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है जो cot थीटा की डोमेन थी सेम एज cot थीटा जो है उसकी डोमेन के बिल्कुल सेम है, क्योंकि cot थीटा भी किसके इक्वल होता था, cos और
साइन के इक्वल होता था। जो कॉट थीटा की डोमेन होगी वही कोसेकेंट थीटा की भी डोमेन होगी। अब हम रेंज देखते हैं स्टूडेंट। रेंज के लिए देखें, हमारे पास जो y की वेरिएशन थी वो कहां से कहां तक थी, -1 से +1 तक थी। तो y किसके इक्वल था, साइन थीटा के इक्वल था। तो दैट इज -1 साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। स्टूडेंट अब यहाँ पे मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ साइन थीटा का, ठीक है, जहाँ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है 1/, कोसेकेंट थीटा की इक्वल होता है। तो इस साइन थीटा की जगह हम कोसेकेंट 1/, कोसेकेंट थीटा लिख सकते हैं। 1/, कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल लें तो वो कोसेकेंट थीटा होता है स्टूडेंट। तो जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इट मींस के कोसेकेंट थीटा जो होता है वो आपके पास लेस देन आर इक्वल टू -1 होता है एंड कोसेकेंट थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब है जो रेंज ऑफ कोसेकेंट थीटा होगी, रेंज ऑफ कोसेकेंट थीटा कहां से कहां तक होगी, वही होगी जो रेंज ऑफ सेकेंट थीटा था, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन टू 1 टू इंफिनिटी होगी। स्टूडेंट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर में से आपने x इज ग्रेटर देन y सॉरी यहाँ पे y होगा, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1, इन वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है। तो तब वो आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आएगी। अब याद रखें स्टूडेंट, सेकेंट थीटा और टेन थीटा की डोमेन सेम होती है, और इसी तरह कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा की डोमेन सेम होती है, और सेकेंट थीटा और जो कोसेकेंट थीटा है उन दोनों की रेंज सेम होती है। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज थी। तो इसको देखें स्टूडेंट, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो व्यूज़ में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, और बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।